हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवन प्रताप सिंह। वेलकम टू माय चैनल लॉ ज्ञान। आज हम लोग आईपीसी में सेक्शन 34 और 149 को देखेंगे। 52A तक हम लोगों ने कवर किया था। बीच में कुछ सेक्शन छूट गए थे जिसको हमने कहा था कि बाद में हम लोग कवर करेंगे, जो 34 से 38 और 149, इन दोनों को आज हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए 34 हमें पढ़ना है, तो इससे पहले आप कुछ बेसिक चीज इसके बारे में जानते रहिए जहां से क्वेश्चन आते हैं। संयुक्त दायित्व कहते हैं जो 34 हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कौन सा दायित्व है? संयुक्त दायित्व है। इसको हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी कहते हैं, जिसका मतलब है किसी अपराध का सृजन नहीं है। ये ध्यान रहे, एब्सोल्यूट लायबिलिटी मतलब किसी, ये जो 34 सेक्शन 34 है, ये किसी अपराध का सृजन नहीं करती। पहली चीज आप याद रखिए, पहला क्वेश्चन आपसे यही बनेगा, क्या 34 किसी अपराध का सृजन करती है? तो आप कहेंगे किसी अपराध का सृजन नहीं करती है 34। ठीक, अब देखिए ये एक ग्रुप है 34 to 38, ये एक ग्रुप रहता है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कि किस किस सेक्शंस में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो ये संयुक्त दायित्व है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, किसी अपराध का सृजन नहीं करती है। ये चीज आप जानते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि किसी अपराध का सृजन नहीं करती है। पहली चीज आप ये जानिए। दूसरा चीज, संयुक्त दायित्व में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त दायित्व में कौन कौन से सेक्शंस हैं, या ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन नहीं है संयुक्त दायित्व में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन नहीं है संयुक्त दायित्व में। पहले हम देखते हैं संयुक्त दायित्व में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। 34 to 38 ये आप नोट करिए। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए कि 34 से 38 तो आ रहा है, बट 36 जो है ये नहीं आता। कौन सा सेक्शन नहीं आता? 36, सेक्शन 36 संयुक्त दायित्व के अंतर्गत नहीं आता। नोट कर लीजिएगा, 36 नहीं आता। 34 आता है, 35 आएगा, 37 आएगा, 38 आएगा। ठीक, 34 से 38 है, बट इसमें से 36 आप निकाल दीजिए। उसके बाद 114, 149, 396, 460, ये सब क्या है? ये सब संयुक्त दायित्व के अंतर्गत आते हैं, बट सिर्फ ये चीज नहीं आता, 36 नहीं आता। दूसरा क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो संयुक्त दायित्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 36 जो है वो संयुक्त दायित्व के अंतर्गत नहीं आता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं अपने सेक्शंस पे। सेक्शन 34 क्या है? 34 सामान्य आशय की बात करता है। देखिए सामान्य आशय की बात तो कर रहा है, इसमें आप पढ़ेंगे कैसे सामान्य आशय का? ये पूरा डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या डेफिनेशन है, क्योंकि डेफिनेशन तो आपको प्री जब आप देने जा रहे हैं तो भी आपको पता होनी चाहिए, मेंस जब आप देने जाएंगे तो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उस डेफिनेशन से ही हम उसके आवश्यक तत्व को ढूंढते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट होते हैं उसको हम निकालते हैं। तो सामान्य आशय की डेफिनेशन क्या है उसको देखते हैं। सामान्य आशय क्या है? जब कि कोई आपराधिक कार्य, ध्यान से सुनिएगा, जब कि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय से अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। ठीक है, ये तो ही पूरी डेफिनेशन सामान्य आशय की। अब इसको तोड़ते कैसे हैं, इसमें से आवश्यक तत्व हम कैसे निकालते हैं वो देखिए, क्योंकि जो आवश्यक तत्व डेफिनेशन से आप निकालेंगे वही क्वेश्चन आपके प्री में पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि सेक्शन 34 में क्या नहीं है चीज, या क्या है 34 के अंतर्गत।
तो आवश्यक तत्व या डेफिनेशन क्लॉज जब आपको पता होगी तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे सकते, ये जानते रहिए। तो कोई डिफिनेशन है तो उसकी जो आवश्यक एलिमेंट हैं, आवश्यक तत्व हैं, वो जानना बेहद जरूरी है आपको। चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं। देखिए क्या कहा गया, जबकि कोई आपराधिक कार्य, तो क्या मतलब, पहले नंबर पे आपका कोई आपराधिक कार्य होना चाहिए। इसको हम क्या कर रहे हैं, ये पहला नंबर हमारा आपराधिक कार्य होना चाहिए। दूसरा, ऐसा आपराधिक कार्य कैसे होगा, कई व्यक्तियों द्वारा होगा। ध्यान रहे ये दूसरा हो गया मेरा, ये दूसरा पॉइंट। पहला आपराधिक कार्य हो, यह आपराधिक कार्य कैसे हो, कई व्यक्तियों द्वारा हो। कई का क्या मतलब है यहाँ पर, यहाँ कई का क्या मतलब है, कई का मतलब ये है कि एक से अधिक होगा तभी तो हम कहेंगे कई, एक को तो कहेंगे नहीं कई, एक से अधिक जब होगा तो ही हम कहेंगे कई व्यक्ति। कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है। तो सामान्य आशय के अग्रसर में ये क्या हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, पहला आपराधिक कार्य होना चाहिए, दूसरा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया होना चाहिए आपराधिक कार्य, तीसरा यह सबके सामान्य आशय को अग्रसरण में किया गया होना चाहिए। 3 पॉइंट आपको मिले। चौथा पॉइंट, आइए यहाँ देखिए, आवश्यक तत्व मैंने लिखा है क्योंकि 4 से लिखा है, 3 यहाँ मिल रहे हैं। सामान्य आशय, ध्यान दीजिएगा, सा और आ मतलब सामान्य आशय, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है। सामान्य आशय पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत होना चाहिए। पूर्व निर्धारित योजना, ध्यान रहे, पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत होना चाहिए। चौथा पॉइंट। पांचवा इंपॉर्टेंट है, सक्रिय भागीदारी। कैसी भागीदारी, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। लास्ट, शारीरिक उपस्थिति, शारीरिक क्षति के संबंध में क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, शारीरिक उपस्थिति शारीरिक क्षति के संबंध में अनिवार्य है। तो टोटल हमने कितने पॉइंट मिले, 6 पॉइंट मिले। क्या क्या मिले फिर से एक बार देखते हैं। सामान्य आशय में हमने बताया कि जबकि कोई आपराधिक कार्य किया गया हो, पहला नंबर। दूसरा, ऐसा आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। तीसरा, यह सबके सामान्य आशय को अग्रसर में किया गया हो, तीसरा पॉइंट। चौथा, सामान्य आशय पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत होना चाहिए। पांचवा, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। छठवां, शारीरिक उपस्थिति शारीरिक क्षति के संबंध में अनिवार्य है। तो ये टोटल 6 पॉइंट आपके सामान्य आशय में निहित हैं। ठीक है, ये 6 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आपका सेक्शन 34 गलत नहीं होगा। जब भी क्वेश्चन आपका आएगा, चाहे ये पूछ ले कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है, या ये पूछ ले कि इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, दोनों ही स्थितियों में आप क्वेश्चन सही करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, सामान्य आशय से संबंधित कुछ नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमने नोट डाउन किया है। हमें देखिए प्री फोकस करना है, अभी मेंस नहीं, प्री, पहले प्री निकालना है। उस हिसाब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये ध्यान रहे, क्योंकि हम लोग प्री पढ़ रहे हैं, उस नज़रिए से आप देखिएगा इन सब चीज़ों को। चलिए, सामान्य आशय। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो लाइन है सबके सामान्य आशय के अग्रसर में, ये 1870 में जोड़ी गई थी। ठीक है, कहाँ लिख दूँ, ये समझ लीजिए, ये 1870 में ये जोड़ी गई थी लाइन, सामान्य आशय के अग्रसर में। ये 1870 में जोड़ी गई, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो जानते रहिए 1870 में जोड़ी गई थी ये लाइन। अब देखिए, नोट करने वाली बात क्या है, सामान्य आशय का मतलब क्या है, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होता है। क्या मतलब होता है, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होता है। सामान्य आशय का मतलब होता है कि
कोई भी आप आपराधिक कृत्य करने जा रहे हैं तो सभी का एक साथ उन सभी लोगों का मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होना चाहिए, वो जानते हो कि वो क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सामान्य आशय इक्वल टू मस्तिष्क का पूर्व मिलन, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि शुरू से ही आपको सामान्य आशय की जानकारी, आप घटना स्थल पे गए तब भी आपको सामान्य आशय वहाँ पे उत्पन्न हो सकता है। किस केस में कहा गया? ऋषिदेव पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का मामला था। इसमें ये स्टेटमेंट बताया गया था कि सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी केस है। नेक्स्ट, वे व्यक्ति भी अपराध कारित करते हुए माने जाते हैं जो सामान्य आशय के अग्रसर में मात्र खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, कुछ करते नहीं, वो उस अपराध में सम्मिलित तो हैं बट कार्य क्या कर रहे हैं? बस खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो क्या माने जाएंगे? वो भी इसी के अंतर्गत दायी माने जाएंगे। जैसे कि कहीं डकैती करने गए, किसी बैंक में 3-4 लोग मिलके गए डकैती करने, एक लोग ने कहा कि भाई हम गाड़ी लेके खड़े हैं, आप लोग जाओ अपना जो भी रुपया पैसा है लेके चले आओ, तो वो क्या है? वो खड़े हैं। खड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ खड़े हैं, उन्होंने भाग पूरा लिया है। जो अपराध घटित हो रहा है, जो डकैती वो लूट हो रही है बैंक में जाके, वहाँ आपने पूरा भाग लिया है, उसमें आपका योगदान है, मात्र ही भले ही आप खाली खड़े हों। ठीक है, तो जो दंड उन बाकी लोगों को मिलेगा वही दंड आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो यह बात किस में कही गई? वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर के मामले में ये बातें कही गई थी कि वे व्यक्ति भी अपराध में कार्य करते हुए माने जाते हैं जो सामान्य आशय के अग्रसर में मात्र खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। न्यायाधीश का नाम याद रहे, न्यायाधीश का नाम पूछा जा सकता है आपसे कि कौन थे, तो पता होना चाहिए लॉर्ड समनर उस समय न्यायाधीश थे। इस केस को पोस्टमास्टर हत्या केस के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, पोस्टमास्टर हत्या केस जब आपसे पूछा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये चीज़ कि पोस्टमास्टर हत्या केस किस केस को कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर के मामले को पोस्टमास्टर हत्या केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपकी केस थी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडिंग केस थी महबूब शाह वर्सेस एम्परर का मामला। ठीक है, अगर आपने सेक्शन 34 पढ़ा और इन दो केसों का जिक्र नहीं तो फिर 34 बेकार है, समझ लीजिए। 34 में इन दोनों का जिक्र आना बेहद जरूरी है, वारेंद्र कुमार और महबूब शाह। महबूब शाह क्या है, इसमें क्या क्या पॉइंट थे? सामान्य आशय व समान आशय में इन्होंने अंतर बताया था। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ हमने क्या लिखा है? सामान्य आशय व समान आशय, इन दोनों में अंतर बताया गया था। ठीक है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर के मामले में। दूसरा पॉइंट क्या है कि सामान्य आशय सिद्ध करने के लिए दिमागों का पूर्व मिलन, ठीक है, दिमागों का पूर्व मिलन सिद्ध करना आवश्यक है। पहला पॉइंट हमने क्या बताया इस केस में? सामान्य आशय व समान आशय में अंतर बताया गया, पहली चीज। दूसरा पॉइंट इसमें क्या था कि सामान्य आशय सिद्ध करने के लिए दिमागों का पूर्व मिलन सिद्ध करना आवश्यक है। ठीक है, यही दिमागों का पूर्व मिलन था। यहाँ पे देख रहे हैं, सामान्य आशय इक्वल टू मस्तिष्क का पूर्व मिलन, हमने बताया था ये चीज़ें रहनी जरूरी है, ये चीज़। तो यही चीज़ यहाँ बताएगी कि सामान्य आशय सिद्ध करने के लिए आपके दिमागों का पूर्व मिलन होना बेहद जरूरी है। आपसे पूछा जाए कि ये मैटर, ये जो स्टेटमेंट है किस केस में बताया गया, तो आप बताएंगे महबूब शाह वर्सेस एम्परर के मामले में बताया था। और इसी केस को सिंधु नदी केस या इंडस केस के नाम से जाना जाता है। किसे? महबूब शाह के केस को। ठीक है,
तो 3 पॉइंट हमने बताया महबूब शाह के केस में। सामान्य आशय व समान आशय में अंतर बताया गया। दूसरा पॉइंट हमने बताया सामान्य आशय सिद्ध करने के लिए दिमागों का पूर्व मिलन होना आवश्यक है। तीसरा हमने बताया कि इस केस को इंडस केस या सिंधु नदी केस के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर पोस्ट मास्टर हत्या केस के नाम से आपसे पूछा जाए कौन सा केस है, तो वारेंद्र कुमार घोष का नाम लेंगे। और यहाँ पूछा जाए कि इंडस केस या सिंधु नदी केस के नाम से कौन सा केस इंपॉर्टेंट है या जाना जाता है, तो आप क्या नाम लेंगे, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ठीक है, ये आपका केस था। लास्ट में एक और केस आती है जो इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कहा गया था कि शारीरिक हिंसा के मामलों में शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य है, अन्य मामलों में नहीं। ठीक है, ये बात किसमें कही गई, जे.एम. देसाई वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का केस था, उसमें ये बातें कही गई थी। देखिए, जो ये केस लॉ है हमने पढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे ये हुए ऋषिदेव पांडे हो गए, वारेंद्र कुमार, महबूब शाह, जे.एम. देसाई, ये पता होना चाहिए आपको कि ये सेक्शन 34 से संबंधित केस हैं। कभी कभी यहीं पे क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि कौन सा केस 34 से संबंधित है या कौन सा केस 34 से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 3 आपके मान लीजिए इसमें से 3 केस उठा के दे दिया गया और चौथा आपका कुछ अलग दे दिया गया। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो वो चौथा जो केस होगा वो आप बताएंगे नहीं। वो तभी आप बता पाएंगे जब आपको इन केसों की जानकारी होगी। ठीक है, तभी तो बता पाएंगे। यदि आपको यही नहीं पता होगा कि 34 में कौन कौन से केस इंपॉर्टेंट है, तो आप कैसे पता करेंगे। तो ये आपके लिए बेहद जानना जरूरी है कि 34 में इंपॉर्टेंट केस लॉ कौन से हैं और उस केस में क्या बातें कही गई, क्या स्टेटमेंट दिया गया, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं प्री में। आप जब सॉल्व करेंगे एमसीक्यू, वहाँ आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ से जो चीज़ बच जाएगी वो आप जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे अपना, तो वहाँ आपको 100% मिल जाएगा। अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी आईपीसी कहीं बाहर से नहीं पूछी जाएगी। अगर पूछी भी गई तो यदि आपने अगर क्वेश्चन नहीं किया तो बाकियों की भी वही हालत होगी। ठीक है, मेरिट हमारी वहाँ गड़बड़ाती है जो हम आते हुए क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं। लोग इस चक्कर में रहते हैं कि क्या हम पढ़ लें, कहाँ से पढ़ लें, क्या हम अलग पढ़ लें। अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो है आगे पास वही आप कायदे से कर ले जाइए। वही आप नहीं कर पाते, वही 1 नंबर, वही 2 नंबर, वही आपको गिरा देता है। आते हुए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आप गलत करके चले आते हो, आप वही नहीं बचा पाते, आप वही बचा ले जाइए, बस निकल जाएंगे आप। ठीक, चलिए, तो ये 34 रहा आपका। अब हम लोग देखते हैं 149। ठीक है, 149 देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 34 और 149 में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग देखेंगे। 149 क्या है, सामान्य उद्देश्य की बात करता है। 34 सामान्य आशय की बात करता है। ठीक है, सामान्य उद्देश्य क्या है, डेफिनेशन, विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाना चाहिए। क्या बोले, विधि विरुद्ध जमाव के, ध्यान रखिएगा यहां शब्द यूज हुआ है विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाना चाहिए और ऐसा अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य, ये सामान्य उद्देश्य है, शॉर्ट फॉर्म लिखा हमने, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, यहाँ क्या था, सामान्य आशय को अग्रसर करने में, यहाँ क्या है, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाना चाहिए, या ऐसा हो जिसका किया जाना जमाव का हर सदस्य संभाव्य जानता हो। ठीक है, ये हुआ 149 की डिफिनीशन। यहां इंपॉर्टेंट क्या बातें हैं कि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाना चाहिए। विधि विरुद्ध जमाव क्या है, विधि विरुद्ध जमाव कहां मिलेगा हमें, तो विधि विरुद्ध जमाव का जो आपको मिलेगा वो सेक्शन 141 में मिलेगा, 141 में मिलेगा। विधि विरुद्ध जमाव जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव क्या कहलाता है,
विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। एक सिंपल वे में आप समझ लीजिए बस, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। सेक्शन 141 में 142 क्या है? विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। 142 में देखिए यहीं पर सेक्शन आपका तैयार हो जा रहा है। एक्स्ट्रा पढ़ आप यहाँ रहे हैं मगर इसके जरिए आपके और सेक्शंस भी तैयार हो जा रहे हैं। 141 में विधि विरुद्ध जमाव की बात की गई। 142 में क्या कहा गया? विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, ये बात की गई। 143 ध्यान रखिए, 143 क्या बात का? दंड की बात की गई। ठीक है, 143 दंड की बात की गई। भाई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य आप बन गए तो कितना दंड दिया जाएगा? 6 माह या जुर्माना या दोनों से आप दंडित किए जाएंगे। 141 क्या कहा? विधि विरुद्ध जमाव की बात कहा कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव। 142 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। 143 जमाव के सदस्य हो गए तो दंड भी तो भोगेंगे। तो दंड कितना? 6 माह या जुर्माना या दोनों से आप दंडित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन ऑलरेडी आपको फ्री में मिल गए। ये फ्री के हैं तो इसको लूट लीजिए आप यहाँ पे। 3 सेक्शन आपको यहाँ से पढ़ रहा है, यहाँ रहे हैं, आगे के भी सेक्शंस आपके मिल जा रहे हैं। तो इसको एक लाइन से पढ़ते हैं। ये एक बंच है आपका। ठीक है, ये यहाँ से आपका बंच निकलता है। जब आप सामान्य उद्देश्य पढ़ते हैं तो यहीं से निकलता है। इससे ये पता चलेगा कि भाई सामान्य उद्देश्य में क्या शब्द यूज हुआ है? विधि विरुद्ध जमाव ये यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप तीनों सेक्शन एक साथ, ये बंच एक साथ निकलेंगे। ठीक, चलिए, तो विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाना चाहिए और ऐसा अपराध सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाना चाहिए, या ऐसा हो जिसका किया जाना जमाव का हर सदस्य संभाव्य जानता हो। ये 149 डिफिनेशन पूरी। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन ये बनेगा कि सामान्य उद्देश्य कहाँ परिभाषित है, तो 149 में परिभाषित है। ये जानिए। अब देखिए इसमें क्या है। अब आता है अंतर। अंतर पूछा जाता है कि 34 और 149 में अंतर किस केस में बताया गया। तो किस केस में बताया गया? जो अधिकतर जानी जाती है इंपॉर्टेंट केस जो है वो है नानक चंद की केस है। नानक चंद वर्सेस स्टेट के मामले में 34 और 149 के बीच अंतर बताया गया। और इसके साथ साथ एक केस और पढ़ेंगे, मोहन सिंह वर्सेस स्टेट का मामला है, यहाँ भी अंतर बताया गया। तो ये दोनों केसेस आप जानते रहिए। ठीक, सिर्फ सिंगल नहीं, दोनों, एक नानक चंद और दूसरा मोहन सिंह, दोनों केस आपके 34 और 149 के बीच अंतर को बताते हैं। अंतर क्या है 34 और 149 में, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि 34 जो है अपने आप में कोई अपराध घटित नहीं करता। ठीक है, जबकि 149 अपने आप में एक अपराध है। क्यों? क्योंकि यहाँ विधि विरुद्ध जमाव शब्द यूज हुआ है। 141 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। ठीक, यहाँ क्या है? यहाँ कहा गया है कई व्यक्ति, अर्थात एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। यहाँ क्या है? 5, कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए इसमें 149 में। ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ सक्रिय भागीदारी है, वहाँ सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन याद करे रहिए कि 34 यहाँ है बताया गया, 149 यहाँ बताया गया है। यहाँ सामान्य आशय के अग्रसर में कोई कार्य होता है, यहाँ क्या है? सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीज़ आप अंतर है इसको जानते रहिए। ये पूछा जाता है आपसे, प्री में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आए। अब देखिए क्या पढ़ना है हमें। देखिए यहाँ तक तो हो गया 149 तक। इसमें अब बचा 34 हो गया, 35 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 36 आपका इम्पोर्टेंट है। 36 में क्या बातें कही गई हैं कि अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। ठीक है,
हेडिंग याद रहे, ये हेडिंग कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस सेक्शन से संबंधित है, तो सेक्शन 36 से संबंधित है। 36 हमने बताया था आपको कि संयुक्त दायित्व के अंतर्गत नहीं आता है। 36 पता रहे आपको, नहीं आता 36 में अंशतः कार, अंशतः लोग। ठीक, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी वो है दृष्टांत है। दृष्टांत बिल्कुल मत छोड़िएगा, सभी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। देखिए, एक तो आपका प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है जो पूछा जाता है, प्लस जब आप मेंस देने जाएंगे तो मेंस में भी ये प्रॉब्लम बना के पूछा जाएगा आपसे, तो दृष्टांत जरूर पढ़े रहिए। ठीक है, 36 में जैसे दृष्टांत एक है कि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति कोई है, उसने क्या किया, ए नाम का व्यक्ति है, इसको क्या किया, बी नाम के व्यक्ति को क्या किया कि अंशतः उसको भोजन नहीं दिया, लोभ कर रहा है देने में, खाना ही नहीं दे रहा उसको। एक तो खाना नहीं दे रहा है, दूसरा अंशतः क्या कर रहा है, इसको पीट भी रहा है खूब बी को। एक तो खाना नहीं दिया, खाना नहीं खाया तो वैसे कमज़ोर हो गया, पीट दिए तुम ऊपर से और मर गया। ठीक, तो क्या हो गया, ए ने क्या किया, ए ने हत्या कारित कर दी है। ठीक है, आपने अंशतः खाना नहीं दिया, खाना का लोभ किया, और ऊपर से आपने क्या कार्य कर दिया, पीट के रख दिया उसको। एक तो वैसे वो भूखा है, कमजोरी आ गई है, पीटोगे तो और मर जाएगा, तो मर ही गया। तो और एक के द्वारा क्या किया गया, बी की हत्या कारित की गई। यही बात दृष्टांत में कही गई है। इसके बाद आप पढ़ेंगे 37 में। 37 में 3 दृष्टांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट दृष्टांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 में दृष्टांत है, वहाँ पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बेयर एक्ट में आप निशान लगा लीजिए आपने। फिर इसके बाद आता है 38 भी एक दृष्टांत है सिंगल, वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए समय इतना नहीं मेरे पास रहेगा कि एक एक दृष्टांत मैं आपको बताऊं, क्योंकि दृष्टांत ज़्यादा है। बस हम ये बता सकते हैं आपको कि कौन से दृष्टांत इंपॉर्टेंट है, कहाँ आपको ज़्यादा जोर देना है, मैं इतना बता सकता हूँ आपको। ठीक है, समय अब ज़्यादा नहीं है, कम है, उसी हिसाब से आप भी अपनी रफ्तार बनाइए और मैं भी अपनी रफ्तार बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उनको कवर भी करते रहिए, सिर्फ लिखते ही ना रहिए बल्कि उन चीज़ों को याद भी करिए, बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, चीज़ें याद होती रहेंगी आपको। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। अच्छा, चलते चलते एक बार रिवीजन कर लेते हैं फट से। संयुक्त दायित्व बताया हमने, संयुक्त दायित्व में हमने बताया 34 से 38 है, बट 36 नहीं है, 114 है, 149, 396 और 460 आते हैं। 34 अपने आप में कोई अपराध का सृजन नहीं करता है, पहली चीज़। दूसरा, सामान्य आशय में ये डिफिनीशन हमने बताया, आवश्यक तत्व तो आप जब तोड़ेंगे तो उसमें कहेंगे कि आपराधिक कार्य हो, कई व्यक्तियों द्वारा हो, सबके सामान्य आशय के अग्रसर में हो, फिर सामान्य आशय पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत हो, सक्रिय भागीदारी हो, शारीरिक उपस्थिति शारीरिक क्षति के संबंध में अनिवार्य है। ये एलिमेंट है 34 का। फिर हमने बताया कि ये केस लॉ, हमने बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं इस केस लॉ में है। ऋषिदेव पांडे की केस थी, वारेंद्र कुमार घोष और महबूब शाह। वारेंद्र कुमार घोष का मामला जो है पोस्ट मास्टर हत्या केस के नाम से जाना जाता है। महबूब शाह जो है वो सिंधु नदी केस या इंडस केस के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। फिर आपका जीएम देसाई का मामला हमने बताया। फिर 149 की ये डिफिनीशन हमने दिया कि क्या क्या 149 में है। फिर हमने 34 और 149 में अंतर बताया कि किस केस में बताया गया, नानक चंद और मोहन सिंह के केस में अंतर बताया गया। ठीक है, ये इतनी चीज़ें बताई गई। फिर हमने 36 बताया कि अंशतः कार, अंशतः लोभ, इसका जो भी दृष्टांत है 36, 37, 38, ये सभी जो दृष्टांत हैं इंपॉर्टेंट हैं आपके, जरूर पढ़ लीजिएगा, इनको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका इतना हमने बताया। यहाँ तक यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।